देखिए दोस्तों, यदि आप लोग फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी खुद की एक फार्मा कंपनी चला रहे हो, चाहे आप एज ए जेडएसएम, आरएसएम, एबीएम या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो, हम सबके करियर में दोस्तों एक ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम सब ने फेस किया है, जो हम अभी भी कई बार फेस करते हैं, और वो है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी एरिया में, जो भी हेडक्वार्टर में आपको आपके डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहे, उनका सपोर्ट आपको सही पेस पे मिलता रहे। बट ऐसा दोस्तों हमेशा नहीं होता। हम सबके पास, हम सबके एरिया में कुछ डॉक्टर्स ऐसे जरूर होते हैं कि जो हमें इनिशियली कुछ समय तक तो सपोर्ट करते हैं, और कुछ समय के बाद या तो उनका सपोर्ट कम हो जाता है और या वो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और एज ए सेल्स एम्प्लॉय आप समझ सकते हैं कि किसी भी पुराने कस्टमर को लूज करना आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। बिकॉज फार्मा कंपनी में आपको जो टारगेट मिलते हैं वो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली बेसिस पे हमेशा बढ़ के मिलते हैं, और एक तरफ आपको मंथली बेसिस पे टारगेट बढ़ के मिल रहे हैं और आपको उनको अचीव करना है। और वहीं पे यदि कोई आपका पुराना कस्टमर आपका प्रिस्क्रिप्शन कम कर दे या बंद कर दे, तो ऐसे केस में एक सेल्स एम्प्लॉय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेल्स टारगेट को पूरा करना, सेल्स को मैनेज करना और अपनी कंपनी में अपनी जॉब को बचाए रखना। तो दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कस्टमर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन लिखना क्यों कम कर देता है या बंद कर देता है, और एक सेल्स एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो हमेशा अच्छा रहे, उसके जो पुराने कस्टमर है उसको जल्दी से छोड़ के ना जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कस्टमर रिटेंशन है ना, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी हमारे बिजनेस में होती है। और ये ना कहा भी गया है दोस्तों कि यदि आप अपना कस्टमर रिटेंशन रेट सिर्फ और सिर्फ 5% से बढ़ा लोगे, आपकी जो कंपनी का टर्नओवर है, जो आपकी सेल्स का टर्नओवर है, वो आप 25% से लेके 40% तक बढ़ा सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंस दोस्तों कस्टमर रिटेंशन की ये भी होती है कि आपको कोई भी नया कस्टमर एक्वायर करने में जो आपका एफर्ट लगेगा, जो आपका पैसा लगेगा, जो आपकी मेहनत लगेगी, वो हमेशा ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू रिटेंशन एंड ओल्ड कस्टमर। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि कोई भी कस्टमर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को या सेल्स एम्प्लॉय को क्यों छोड़ के जाता है, और एक मेडिकल रैप ऐसा क्या कर सकता है कि उसका कस्टमर उसके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे नंबर 1 और जो सबसे कॉमन कारण है किसी भी कस्टमर का आपका प्रिस्क्रिप्शन कम करने का या आपकी कंपनी के प्रिस्क्रिप्शन को बंद करने का, वो है आपकी कंपनी की, आपके मैनेजमेंट की या आप लोगों की कैजुअल अप्रोच। अब कैजुअल अप्रोच से क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एक मेडिकल रैप का या सेल्स एम्प्लॉय का जो कस्टमर के साथ जो बिजनेस होता है ना, वो रिलेशन के ऊपर चलता है, और हर रिलेशन की ना एक साइकिल है, हर रिलेशन की एक अपनी नीड है। क्योंकि आप चाहे पर्सनल लाइफ में देखें या प्रोफेशनल लाइफ में देखें, जिनसे भी आपके रिलेशन है, जिनसे भी आपके संबंध है, वो नीड बेस्ड है। चाहे हमारी फैमिली में हम किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के फादर हैं, तो जब तक हम अपने रिलेशन में उन सब लोगों की नीड पूरी कर रहे हैं तो हमारे रिलेशन अच्छे चलते रहेंगे। और जहां भी आप अपने पर्सनल रिलेशन में उन लोगों की नीड यदि पूरी नहीं कर पाओगे, तो आप देखना आपके रिलेशन वहां भी उन लोगों से खराब होने लगेंगे। सेम वे विद प्रोफेशनल लाइफ कि जो कस्टमर और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो एक रिलेशन है ना, वो नीड बेस्ड रिलेशन है। और जो एक इंसान की नीड होती है दोस्तों, ये समय के साथ हमेशा बदलती रहती है, समय के साथ हमेशा चेंज होती रहती है। इसके लिए ना दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आपने एक नया कस्टमर अपने टेरिटरी में ढूंढा, उस कस्टमर को आपने मिलना शुरू किया, वो कस्टमर भी उस टेरिटरी में नया था, अभी उसने नई नई प्रैक्टिस शुरू करी थी, अभी उसके फिलहाल 5-7 पेशेंट दिन में थे। आप उस डॉक्टर से आपने मिलना शुरू किया, तो आपने देखा होगा कि इनिशियली क्या होता है कि जब कोई नया कस्टमर बैठता है ना, तो उसके पास उतने मेडिकल रैप नहीं जाते, उतनी फार्मास्यूटिकल कंपनी मिलने नहीं जाती। तो आपने उस समय का फायदा उठा के इनिशियली उससे टाइम लेके अपने रिलेशन बिल्ड किए, आपने उससे अपने एक अच्छे संबंध बनाए, आपने उससे प्रिस्क्रिप्शन लिया, प्रोडक्ट का सपोर्ट लिया, और उसने आपको कुछ समय तक काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। बट अभी क्या है, अभी आप इमेजिन करो कि उसको 2-4 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, अब उसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। उसी डॉक्टर ने अब अपना 50 बेड का हॉस्पिटल बना लिया है, और उसके हॉस्पिटल के अंदर उसकी अपनी खुद की फार्मेसी भी है। अब आप समझिए कि उस समय के कस्टमर में और जो आज का कस्टमर है, उसके माइंडसेट में, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। और उस समय जो उसकी नीड थी, जो उस नीड को आप फुलफिल कर रहे थे, और जो उसकी आज की नीड है,
आप समझ सकते हो वो नीड बिल्कुल अलग होगी, वो जरूरत उसकी बिल्कुल अलग होगी। बट हम में से क्या करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मैनेजमेंट है, जो मेडिकल रैप है, ये जो सेल्स एम्प्लॉई हैं, हम लोग ना उसी एटीट्यूड के साथ, उसी अप्रोच के साथ, उसी कस्टमर से बार बार मिलने जाते हैं और उस कस्टमर को अब वो चीजें पसंद नहीं आती, अब वो चीजें समझ नहीं आती। इसीलिए दोस्तों एज ए फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय हमें को भी समझना है कि अब जो कस्टमर की नीड है वो क्या है और उसी नीड के हिसाब से हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यदि एज ए सेल्स एम्प्लॉय यदि आप आज भी उससे उसी अप्रोच के साथ मिलोगे, उसी माइंडसेट के साथ मिलोगे, तो वो उस कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस कस्टमर ने ओवर द टाइम अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। तो यदि आप उसकी वैल्यू करोगे, उसकी नीड की वैल्यू करोगे, देन ही वो आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो आपके कंपटीटर हैं, यदि वो उसकी उस समय की नीड को समझ के फुलफिल करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो आपका कस्टमर होगा वो दूसरे कंपटीटर ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो बताऊं सेल्स एम्प्लॉय यही गलती करते हैं कि वो उसी कस्टमर से ना उसी सोच के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी माइंडसेट के साथ मिलने जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों एक मेडिकल रैप या एक सेल्स एम्प्लॉय अपनी क्रेडिबिलिटी और कस्टमर को खो देता है। तो ओवर द टाइम आपको भी कस्टमर के साथ इवॉल्व होने की जरूरत है। सेकंड अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है प्रॉमिसिंग द ऑब्लिगेशन एंड नॉट कीपिंग अप द प्रॉमिस। कि आपने कस्टमर की नीड को पहचाना, कस्टमर ने आप इतने टाइम से कस्टमर से मिल रहे थे, आप उससे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से आपसे प्रिस्क्रिप्शन मिले, उसने आपको अपनी एक नीड बताई। और मैक्सिमम मेडिकल रैप क्या करते हैं, उस समय बड़े जोश में होते हैं, उनको लगता है कि यार कस्टमर अब कन्वर्ट होने वाला है और वो कस्टमर को किसी चीज के लिए कमिट कर देते हैं। और जब वो बाहर आके अपने बॉसेस से बात करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, या तो उनके जो बॉसेस होते हैं, जो उनकी कंपनी होती है, डॉक्टरों को वो प्रॉमिस करी हुई चीज नहीं दे पाते हैं, उनको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी क्या होता है कि किसी डॉक्टर ने यदि आपको थोड़ा बहुत इनिशियली सपोर्ट करना शुरू भी किया हो, तो वो आपको सपोर्ट बंद कर देता है और हमेशा के लिए आप उसकी नजरों में ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो। आपकी कंपनी का आपको वो सपोर्ट करना नहीं चाहता है। दूसरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर से आपने किसी चीज के लिए कमिट कर दी, तो देखिए किसी भी चीज की ना नीड की एक टाइम ड्यूरेशन होती है। आपने किसी कस्टमर को कोई चीज इंस्टेंट चाहिए, या उसको कोई 1 हफ्ते बाद चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, 15 दिन बाद चाहिए। आपको कस्टमर ने कहा भी कि भाई मुझे ये चीज ना इतने दिनों के अंदर चाहिए, आपने भी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करके, अपने बॉस से बात करके चीजों को आगे प्रोसीड भी करा दिया। बट कई बार क्या होता है, कंपनी के एंड से चीजें आने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय लग जाता है। और यदि आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद किसी कस्टमर के पास वो चीज लेके जाओगे, तो हो सकता है उसको वो चीज की नीड अभी ना हो, या किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसकी वो नीड उसी टाइम ड्यूरेशन में पूरी कर दी हो। ऐसे केस में भी ना वो डॉक्टर आपसे अनॉयड हो जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप किसी कस्टमर को प्रॉमिस करें, तो सबसे पहले तो जो भी आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, जो भी वैल्यू आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, उसको डिलीवर करो। और ना ही सिर्फ डिलीवर करो, आज के समय में आपको उसको जो आपने टाइम उसको बोला है उससे पहले उसको डिलीवर करने की कोशिश करो। तीसरे अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करूं तो वह है फ्रिक्वेंटली चेंज कंपनी एंड मीटिंग द सेम कस्टमर फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। कि काफी सारे मेडिकल रैप या सेल्स एम्प्लॉय अपने करियर में ना ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि वो बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज करते हैं। यहां उनको 2-3 हजार रुपए का कहीं अच्छा पैकेज मिलेगा तो वो 1 मिनट नहीं सोचते, कंपनी चेंज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप अपनी मार्केट में ना खुद की वैल्यू खराब कर रहे हो, खुद की क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। और फिर क्या होता है ना कि आप आज इस कंपनी का बैग लेके किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, उसको वही ब्रांड बता रहे हो कि सर इसका प्रिस्क्रिप्शन दो। देन आपने क्या करा, 6 महीने किसी कंपनी में काम करा, डॉक्टर से आपके थोड़े बहुत रिलेशन बने, आपने कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी का विजुअलेट लेके सेम डॉक्टर के पास सेम ब्रांड के रिक्वेस्ट करने जा रहे हो। और इसी तरह अगर आपने साल में 2-3 बार कंपनी चेंज कर दी जस्ट बिकॉज 2,000-4,000 के लालच में, और आप सेम डॉक्टर से अलग अलग कंपनियां लेके जा रहे हो, तो वो कस्टमर भी समझ जाता है कि यार इस मेडिकल रैप के अंदर ना कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यदि मैं इस कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दूं तो मुझे नहीं पता ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई और कंपनी लेके, कोई और नया प्रोडक्ट लेके ना आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों ज्यादा जल्दी कंपनी चेंज मत कीजिए। एक कंपनी अगर आप ज्वाइन करो तो एटलीस्ट उसमें कोशिश कीजिए लंबे समय तक काम करने की। और डॉक्टर से ना यदि आप किसी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट का सपोर्ट ले रहे हो, तो उसको ना बार बार ब्रांड भी मत चेंज करें, बार बार प्रोडक्ट भी चेंज ना करें। चौथी अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो स्पीक विदाउट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। कि काफी सारे मेडिकल रैप या काफी सारे सेल्स एम्प्लॉय क्या करते हैं कि उनकी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नई चीज लॉन्च हुई, तो वो क्या करते हैं, उसी डॉक्टर के पास जो उनको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा होता है, उसी डॉक्टर के पास जाके ना ब्रांड बताने लगते हैं।
और कई बार डॉक्टर ना उनसे किसी उस ब्रांड के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कुछ सपोर्टिव चीजें मांगता है कि भैया किस जर्नल में लिखा है या क्या इसके पास आपके पास ट्रायल्स हैं, ये सब चीजें आपसे डिमांड करता है। आप उसको क्लेम तो बहुत बड़े बड़े करे जा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आप उसको कोई ऑथेंटिक डेटा, कुछ साइंटिफिक डेटा टाइम से नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। इस केस में ना डॉक्टर समझ जाता है कि यार ये कंपनी के पास ना कोई डेटा नहीं है, कुछ उनके पास प्रूफ नहीं है। और उससे क्या होता है कि जब आप उसके पास एक नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस उस नए प्रोडक्ट से तो हिल ही जाता है, साथ ही साथ जो आपका वो एग्जिस्टिंग ब्रांड दिख रहा होता है वहां भी उसके दिमाग में ना कहीं ये इंप्रेशन जरूर जाता है कि पता नहीं यार ये किस तरह की कंपनी है, ये मेरे को, मैं इनसे इतनी बार डेटा मांग चुका हूं, इतनी बार ये चीजें मांग चुका हूं, ये मेरे को नहीं प्रोवाइड करे। तो हो सकता है इनके जो इस वाले प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका अगर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो वो आपका जो एक्सिस्टिंग ब्रांड था उसका भी प्रिस्क्रिप्शन बंद कर देता है। पांचवी और आखिरी में प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है टॉकिंग विद इररिलेवेंट इशू। देखिए दोस्तों, जो एक मेडिकल रैप और एक जो डॉक्टर का रिलेशन होता है ना, ये एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है। अल्दो दोस्तों ओवर द टाइम आप उससे अपने पर्सनल रिलेशन डेवलप कर लेते हो, पर हमेशा दोस्तों आप एक माइंड में लेके चलना कि आप हमेशा एक डॉक्टर के लिए एक सेल्स एम्प्लॉय हो, एक कंपनी के एम्प्लॉय। और कई बार ना ये चीज मेडिकल रैप भूल जाते हैं या सेल्स एम्प्लॉय भूल जाते हैं, और एक ना लिमिट होती है हर एक रिलेशन में। और कई बार नोइंगली और अननोइंगली एक मेडिकल रैप या एक सेल्स एम्प्लॉय उस लाइन को क्रॉस कर जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कोई एक मेडिकल रैप को उनके ऊपर कमेंट कर देता है। कई बार उसके कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं, कुछ पॉलिटिकल बिलीफ होते हैं। तो आप कई बार अगर उस टॉपिक को टच कर दोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर उन चीजों से अनॉयड हो जाता है। आपने हमेशा ये तीन चीजें तो ऐसी हैं जहां पे आपने कमेंट करने से या डिस्कशन करने से बचना है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल बिलीफ, सेकंड इज रिलीजियस बिलीफ एंड थर्ड इज पर्सनल लाइफ इश्यूज। तो एज ए मेडिकल रैप, एज ए सेल्स एम्प्लॉय, आपको ना ये तीन टॉपिक डॉक्टर के चैम्बर में डिस्कस करने से बचना है। और वो जो एक डेकोरम है, वो जो एक थिन लाइन है रिलेशनशिप की, वो आपने कभी क्रॉस नहीं करनी। क्योंकि कई बार हम क्या करें, जैसे कि जाने वो लाइन क्रॉस कर देते हैं, कस्टमर ना उस बात को फील कर जाता है और वो क्या करेगा, जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी जो उसको चोट लगी है, जो उसको बुरा लगा, वो कहाँ आपको शो करेगा, वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में शो करेगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन वो बंद कर देगा। तो दोस्तों एज ए मेडिकल रैप, एज ए सेल्स एम्प्लॉय, यही सब चीजों का अपने ध्यान रखना है और अपने कस्टमर से लगातार मिलते रहिए, लगातार उसका फॉलोअप बना के रखिए। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो ऑन फार्मा इंडस्ट्री। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।